नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भारत के नागरिकों के महत्व को कुत्ते और कौड़ी के हिसाब से आंकते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का बताकर मंत्री ने खुद को अनमोल कर लिया। जब तक आप अनमोल नहीं होंगे, किसी को 2 कौड़ी का समझना मुश्किल होता है। वैसे तो संविधान में सब बराबर हैं, लेकिन मंत्री जी की भाषाई सोच में लगता है कि कोई और ही संविधान है। 1 साल से उनकी आलोचना हो रही है, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, सबकी नजर में है। लेकिन इसके बाद भी मंत्री अजय मिश्रा टेनी जिस तरह की भाषा बोल जाते हैं, उससे यही लगता है कि उन्हें असंवैधानिक भाषा बोलने का संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। हम यह बात भी जानते हैं कि लखीमपुर खीरी में उन्हें जन समर्थन हासिल है और वहां के मतदाताओं ने यूपी के चुनाव में सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जिताया। क्या जीत के इस उत्साह के कारण उनकी भाषा उस पुराने अजय मिश्रा टेनी की है, जिसके बारे में वही याद दिलाने की बात करते रहे कि समझ लेना, सांसद और विधायक के पहले वे क्या थे? आप भी पहले याद कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। इसलिए कहा कि यह याद रखना जरूरी है कि अजय मिश्रा सांसद विधायक से पहले क्या थे। ऐसा लगता है कि वे इसे साबित भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बात को हमेशा ही याद रखना चाहिए। अजय मिश्रा ने कह तो दिया कि सांसद विधायक से पहले क्या थे, याद रखना। उनकी इस बात का प्रभात गुप्ता के परिवार पर क्या असर पड़ता होगा? सन 2000 में यूपी में बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे राम प्रकाश गुप्ता। उस साल यूपी में पंचायत चुनाव हो रहे थे, जिस सीट के लिए प्रभात गुप्ता दावेदार थे। कुछ लोग कहते हैं कि उस सीट पर अजय मिश्रा की भी नजर थी। तभी वह सीट आरक्षित हो जाती है और दोनों अपने अपने उम्मीदवारों का समर्थन करने लगते हैं। 8 जुलाई 2000 को प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 29 मार्च 2004 को अजय मिश्रा इस मामले में निचली अदालत से बरी हो जाते हैं। तब से हाईकोर्ट में अपील पर सुनवाई चल रही है। दोबारा सुनवाई होनी है, मगर तारीखें टल रही हैं। अब 6 सितंबर को सुनवाई होगी। अजय मिश्रा टेनी उसी दिन राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का बताते हैं, जिस दिन लखनऊ कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई की तारीख टल जाती है। क्या प्रभात गुप्ता के परिवार से पूछा जाए कि मंत्री जी क्या थे, या उन पत्रकारों से पूछा जाए जो मंत्री जी से सवाल करने गए थे? मंत्री जी ही याद दिलाते हैं कि क्या थे के अलावा यह भी याद रखना जरूरी है कि वे इस वक्त क्या हैं। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं, उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि कहां धाराओं के बारे में नहीं, जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेटी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? है छोड़ो, चीजें बात कर देंगे। अरे खबर बंद कर दे। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है? क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितने गंदे लोग क्या जानना चाहते हैं? क्या नहीं ये एसआईटी से नहीं कुछ तो होगा कि उनके तेवरों में कमी नहीं आती। राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का बताकर उन्होंने फिर से जता दिया कि वे आज भी बहुत कुछ हैं। राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का बताने से पहले कुत्ते का प्रसंग सुनाकर उन्होंने कुत्तों की भावनाओं का अनादर किया है। अब कुत्ते तो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन उन्हें पालने वालों को बुरा लगेगा, जो बहुत प्यार से अपने घरों में कुत्ता पालते हैं, बच्चे की तरह दुलार करते हैं और गली के कुत्तों को भी बिस्किट खिलाते हैं, गर्म कपड़ों का इंतजाम करते हैं। अजय मिश्रा टेनी भूल गए कि उनके कैबिनेट मंत्री
अमित शाह को बीएसएफ के कुत्तों ने कितनी शानदार सलामी दी। वैसे सरकारी शब्दावली में तो श्वान कहकर संबोधित किया जाता है। राष्ट्रीय श्वान शिक्षण केंद्र टेकनपुर सिर्फ अपने यह देश के श्वान पुलिस बलों को कितने आदर से फूलों की डलियां लेकर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने जा रहा है। हैंडलर्स को प्रशिक्षित करता है। इस स्वागत से गृह मंत्री कितने पुलकित नजर आ रहे हैं। कदमों में झुककर श्वान ने सलामी दी है। जानवर भी बखूबी निभावे है, बखूबी समझे है। उसके बाद बीएसएफ के प्रशिक्षित श्वानों के हुनर का प्रदर्शन भी होता है, जिसका नजारा आनंद लुत्फ गृह मंत्री उठाते हैं। क्या इन श्वानों को देखकर कोई मंत्री कुत्ते का मजाक उड़ा सकता है? उनके ही विभाग के तहत बीएसएफ आता है, उसका यह केंद्र आता होगा जहां पर कितनी मेहनत से आतंकवाद से लेकर राहत बचाव कार्यों के लिए श्वानों को प्रशिक्षित किया जाता है। और मंत्री अजय मिश्रा टेनी कुत्तों के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं। इसी 15 अगस्त को सेना ने बजाज नाम के श्वान को सम्मानित किया। बजाज ने बारामूला में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन श्वानों को देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए, मन पुलकित हो जाए, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह का हो। प्रदर्शन जब भी छोटे बच्चों के सामने। राजनीतिक लड़ाई दो इंसानों के बीच होती है, कुत्तों के बीच नहीं होती है। कुत्ते तो बहुत प्यारे इंसान होते हैं। उनकी ही पार्टी के अनगिनत समर्थकों और नेताओं के घरों में कुत्ते पाले जाते होंगे। उन सभी को बुरा लग सकता है। लोग बहुत चाव से कुत्ता पालते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। अजय मिश्रा के बयान पर ताली बजाने वाले भी यह बात जानते हैं, लेकिन जब मंत्री खराब चुटकुला सुना रहे होते हैं तब हंसना पड़ता है। ताली बजाने वाले हमेशा यह बात याद रखते हैं। कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, भाई तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्ची की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे होते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब जो उनका स्वभाव होता है वो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। चाहे जितने राकेट टिकैत जितने आवे, मैं क्योंकि मैं राकेट टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 कौड़ी का आदमी है, जिसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। राकेश टिकैत ने अच्छा किया, इस बयान को तूल नहीं दिया। इतना ही कहा कि मंत्री जी का बेटा कई महीनों से जेल में है, इसलिए गुस्से में हो सकते हैं। लखीमपुर खीरी में मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या का मुकदमा चल रहा है। इस मामले में गवाहों ने खतरे की आशंकाएं भी जताई हैं। टिकैत ने भी कहा है कि वहां अभियान चलाकर इनके खौफ को दूर करना होगा। अरे हम तो छोटे आदमी है भाई, वो बड़ा आदमी। हाँ, हम तो छोटे ही हैं आदमी। 50,000 आदमी लेकर गए थे 3 दिन तक वहाँ पे उनके वहीं। तो आदमी गुस्से में कुछ ना कुछ तो कहेगा। उसका लड़का 1 साल से जेल में बंद है, तो आदमी गुस्सा तो आवेगा। हमें कोई भी बात पे नहीं जाना, इन पे बयानों पे। हम तो जो भी काम करें वो जमीन पर काम करें। एक मुक्ति अभियान चलेगा लखीमपुर खीरी में, वहाँ पे दहशत है, बहुत इनकी दहशत है वहाँ पे। तो लोगों को डराने धमकाने का काम करें। विवादित बयान देख के ही तो जो पहला मामला हुआ वो बयान से ही तो हुआ। गलत आदमी है वो, पहले भी बयानबाजी करता रहा, अब भी बयानबाजी कर रहा, तो पुलिस को रोक लगानी चाहिए उसके ऊपर। उनसे माहौल खराब हो सकता है फिर। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की यह भाषा जुबान से फिसली नहीं लगती। प्रतीक श्रीवास्तव ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष से बात की। राम पांडे ने क्रिया प्रतिक्रिया की बात कही और कहा कि अभी ऐसी और भाषा आने वाली है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इतने बड़े ओहदे पे होने के बाद इस तरह की बयानबाजी, तो उसमें उन्होंने क्या गलत कहा है? उन्होंने हमको लगता है कि उन्होंने कोई ऐसा कोई गलत बयान नहीं दिया। आप अगर यहाँ पे आके यहाँ के लोगों के लिए अपशब्द बोलोगे, यहाँ के लोगों के लिए अभद्र टिप्पणी करोगे, तो स्वाभाविक सी बात है ऐसे कई सारे बयान अभी और आने वाले हैं आपके लिए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राम पांडे क्रिया और प्रतिक्रिया का उल्लेख कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि किस राज्य में क्रिया और प्रतिक्रिया का जिक्र हुआ था और उसके परिणाम क्या हुए थे? थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की सफाई आई है
टिकैत के बयान का हवाला दे रहे हैं, लेकिन क्या एक मंत्री की ऐसी भाषा होनी चाहिए? हमने आपको इसके पहले के 2 और बयान भी सुनाए हैं, जब उन्होंने किसानों को सुधर जाने के लिए कहा और सवाल पूछने पर पत्रकारों से कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या? लखीमपुर में टिकैत जी का कोई यहाँ पर वीडियो वायरल हुआ होगा, तो मैं तो कल ही आया था, परसों शाम को आया, तो मुझे जानकारी हुई, तो मैंने कार्यकर्ताओं से यही कहा कि वो जवाब ये चाह रहे थे, तो मैंने ये कहा देखो राकेश टिकैत जी इस स्तर के व्यक्ति नहीं हैं जिनके विषय में ये कहा जाए कि उन्होंने जैसे बताया कि शायद आप लोगों को जानकारी होगी, शायद बताया कि लखीमपुर के लोगों का नस्ल ठीक नहीं, गुंडा, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग शायद उन्होंने किया था। तो मैंने कहा कि भाई उनके जवाब देने को मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि मेरे स्तर की वो बात नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि आपको उन्होंने गुंडा कहा, आपको ये कहा 120 के मुलजिम हैं। तो हमने कहा देखो जिन लोगों को जानकारी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों में भी बहुत सारे लोगों को जानकारी इस बात की नहीं है, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है, वो केस ऑलरेडी चार्जशीट फाइल है, उसका ट्रायल भी चल रहा है, उसके बावजूद वो अपना ढूंढ रहे हैं उसमें क्या है। तो ये ना जानकारी की वजह से जो लोग भ्रम पैदा करते हैं, तो हमने कहा उनको भ्रम पैदा करने दीजिए, हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक हम लोगों के यहाँ जैसे कहावत है इस तरह की कि कोई आदमी जा रहा, हम अपने रास्ते पर जा रहे हैं, तो कुछ लोग जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, आप लोगों को जानकारी है, वो प्रतिक्रिया देते रहते हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सफाई इस तरह से पेश की जा रही है जिसमें उन्होंने गलत कहा यह पता नहीं चलता, बल्कि यह पता चलता है कि वे कितने मासूम हैं। जुबान फिसलती है और कई बार सोच का हिस्सा बनकर सायास निकल आती है। क्या यह सवाल पूछकर समय बर्बाद करना चाहिए कि अजय मिश्रा टेनी की इस भाषा पर प्रधानमंत्री कुछ बोलते क्यों नहीं? या इसकी जगह पर यह सवाल पूछना चाहिए कि बलात्कार और हत्या के दोषियों को रिहा करने पर फूल मालाओं से क्यों स्वागत किया गया, उन्हें क्यों समय से पहले माफी दी गई, इस पर प्रधानमंत्री चुप कैसे रह जाते हैं? विपिन चंद्र जोशी, शैलेश भट्ट, राधे श्याम शाह, बाका भाई बुहानिया, केशर भाई बुहानिया, जसवंत गोविंद, प्रदीप मोरधिया, राजू भाई सोनी, नितेश भट्ट और रमेश चंदाना को माला पहनाने वालों के बारे में आप सोचकर क्या करेंगे? 15 अगस्त के दिन इन्हें रिहा किया गया, जिस दिन प्रधानमंत्री देश से अपील कर रहे थे कि महिलाओं के प्रति मन से सारे बुरे ख्याल और शब्दों को निकाल दीजिए, महिलाओं को अपमानित करने वाले शब्दों से मुक्ति पाइए। लेकिन यहां जिस तरह से संयुक्त परिवार जुटा हुआ है इनके स्वागत में माला पहनाने में, जाहिर है समाज का एक बड़ा हिस्सा इन्हें संयुक्त परिवार का हिस्सा मानता है। तभी तो महिलाएं इनका टीका लगा रही हैं। प्रधानमंत्री के उस दिन के भाषण का यह हिस्सा लोगों की नजर में कम आया, मगर कोई बात नहीं, अब आ जाए तो ठीक होगा। संयुक्त परिवार की एक पूंजी सदियों से हमारी माताओं बहनों के त्याग बलिदान के कारण परिवार नाम की जो व्यवस्था विकसित हुई, ये हमारी विरासत है। इस विरासत पर हम गर्व कैसे करें? हम तो वो लोग हैं जो जीव में भी शिव देखते हैं, हम वो लोग हैं जो नर में नारायण देखते हैं, हम वो लोग हैं जो नारी तो नारायणी कहते हैं। नर का नारायण और नारी को नारायणी कहने वाले हम लोग हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन बलात्कार के दोषी को माला पहनाने वालों को क्या कहेंगे? हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में इस सवाल को पूछ कर देख लीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं आप देश के लिए, पता चल जाएगा कि देश के लिए करना कितना मुश्किल हो गया है। आज रूपरेखा वर्मा, रेवती लॉल और सुभाषिनी अली ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और मांग की कि इस मामले की सुनवाई हो। कपिल सिब्बल इन तीनों की पैरवी कर रहे हैं। याचिकाओं में मांग की गई है कि जिन्हें रिहा किया गया है उन्हें वापस जेल भेजा जाए। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि जिस समिति ने राधे श्याम और अन्य लोगों को माफी दी है उसके फैसले की कॉपी सुलभता से उपलब्ध नहीं है, इसलिए अदालत आदेश की प्रति उपलब्ध कराए जिसके आधार पर रिहाई हुई है। राधे श्याम के मामले में जो समिति बनाई गई है उसके सदस्य एक राजनीतिक दल से हैं और मौजूदा विधायक भी। इससे लगता है कि जिस समिति ने फैसला किया वह स्वतंत्र नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिहाई के मामले में उचित संस्था गुजरात राज्य की होगी, ना कि वहां की समिति तय करेगी जहां इस केस का ट्रायल चला है, यानी महाराष्ट्र में।
ऐसा करना अदालत के ही एक फैसले के अनुकूल नहीं है। अदालत ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि महाराष्ट्र में इस केस का तबादला इसी आधार पर हुआ क्योंकि गुजरात में सरकारी अधिकारियों ने केस को प्रभावित करने की कोशिश की। सीबीआई के प्रमुख ने भी इसी बात को 2004 में सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया था। ऐसे हालात में जहां निष्पक्ष ट्रायल नहीं हो सकता था, वहां कैदियों की रिहाई का फैसला उस राज्य सरकार पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। क्या जिस केस में सीबीआई ने जांच की हो उसमें केंद्र सरकार से पूछे बगैर किसी को माफी देना सेक्शन 435 का उल्लंघन नहीं है? सामूहिक बलात्कार और कई लोगों की हत्या जैसे गंभीर अपराध के मामले में क्या माफी दी जानी चाहिए? माफी का फैसला किस नीति के तहत हो, सजा की तारीख के आधार पर या माफी मांगने की तारीख के हिसाब से? इसमें जो बहुत तकलीफ देने वाली और बहुत ही हमारा सिर नीचा करने वाली बात हुई वो ये कि हम आजादी के 75वें साल का अमृत महोत्सव जिस समय मना रहे थे और जिस समय हमारे देश के मुखिया समान प्रधानमंत्री स्त्रियों के सम्मान के प्रति आंसू बहा रहे थे और वो कह रहे थे कि वो अपना दर्द कहाँ ले जाएं, कहाँ किससे कहें, ठीक करीब ठीक उसी समय इन 11 बचे लोगों को रिहा किया जा रहा था। ये 11 लोग कौन थे? ये वे थे जिन्होंने न केवल किसी महिला का बलात्कार किया था, इन्होंने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया था। और ये वे लोग थे जिन्होंने सिर्फ बलात्कार नहीं किया था, जिन्होंने कि उस लड़की के सारे परिवार को बड़ी ही निर्ममता से मार भी डाला था। उसकी बेटी को पत्थर पे पटक करके मारा था। तो यहाँ हर आरोपी बलात्कार का ही नहीं, हत्या का भी मुजरिम पाया गया था। मैं नहीं सोचती कि मेरी इतनी लंबी उम्र, तकरीबन 80 साल की उम्र में इतनी दर्दनाक और शर्मनाक घटना मैंने अभी तक सुनी या देखी। जो एक कलेक्टिविटी के रूप में जब हम देश के नागरिक रूप में अपने को समझते हैं और देश के नाम पे अपना माथा ऊंचा उठाना चाहते हैं, हम उठा नहीं पाते हैं। तो हमें ये लगा कि अगर अभी नहीं तो और कब हम आगे और न्याय के लिए खड़े होंगे। तो इसलिए हम लोग ने एक याचिका दाखिल की है कि एक तो हम खुदा या भगवान की तरफ देखते हैं इंसाफ के लिए, न्याय के लिए। अब हमें बहुत भरोसा नहीं है क्योंकि खुदा और भगवान अभी तक तो हमारी मदद करने नहीं आए हैं और हम बहुत सारी पीड़ाओं से इस बीच में गुजर चुके हैं, बहुत सारे अपमानों से गुजर चुके हैं हमारी जनता। और हम इंसानों के लिए, हाड़ मास के इंसानों के लिए हमारी अदालतें ही वो दरवाजे हैं जिन्हें हम खटखटा करके न्याय मांग सकते हैं, गलत करने वालों को एक सबक सिखा सकते हैं और एक ऐसे समाज में विश्वास को कायम रख सकते हैं जिसमें मानवीयता जिंदा रहे। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। महुआ की जनहित याचिका में कहा गया है कि पीड़िता को अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर वैध आशंकाएं हैं। यह रिहाई पूरी तरह से सामाजिक या मानवीय न्याय को मजबूत करने में विफल रही है और राज्य की निर्देशित विवेकाधीन शक्ति का एक वैध अभ्यास नहीं है। इसमें कहा गया है कि सभी 11 दोषियों को एक ही दिन समय से पहले रिहा करने से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि राज्य सरकार ने योग्यता के आधार पर प्रत्येक व्यक्तिगत मामले पर विचार किए बिना यांत्रिक रूप से थोक में रिहाई दे दी है। मुंबई में आज बिल्किस बानो के समर्थन में यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इसके मुख्य संयोजक रिटायर्ड जस्टिस अभय थिप्से हैं और रिटायर्ड जस्टिस उमेश सल्वी ने भी हिस्सा लिया। जस्टिस सल्वी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
वरिष्ठ वकील गायत्री सिंह, मूलभूत अधिकार संघर्ष समिति के डॉक्टर विवेक कुर्दे और ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के मौलाना डॉक्टर महमूद दरियाबदी ने भी हिस्सा लिया। इन सभी ने बलात्कार और हत्या के मामले में दोषियों को आम माफी दिए जाने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। इन लोगों का बाहर निकलना और उसके बाद उनका स्वागत किया जाना, इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, बाहर निकलना, ये स्टेट ने जो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज अपना ये किया है, अमल किया है लॉ पे, वो उससे परिणाम स्वरूप वो बाहर आए हैं, लेकिन उनका सत्कार करना ये बिल्कुल गलत है। उस कमेटी को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इस तरह से ये कमेटी हो सकती है जिसमें एक पार्टी के लोग ज़्यादा हों? ये इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि इसे एक पॉलिटिकल तरीके से भी देखा जा रहा है। जो चीज़ें हुई हैं, चुनाव आ रहे हैं, एक पार्टी के लोग उस कमेटी में ज़्यादा होते हैं, लोग बाहर निकलते हैं, उनका सत्कार किया जाता है। ये सही है? इस तरह से बैलेंस नहीं होना? देखिए, इस कमेटी में अच्छा इंसान होना चाहिए, उनके दिल में कोई भी विचारधारा हो, लेकिन पहली वो बात इंसानियत की होनी चाहिए। कोई भी हो सकता है, बीजेपी का हो सकता है, आपकी विचारधारा है उससे रखो, कांग्रेस का है कांग्रेस रखो, कुछ भी हो, लेकिन इस मामले में उनका इंसान होना जरूरी है। कई लोग पूछ रहे हैं कि इस मामले पर लोग क्यों नहीं बोल रहे। निर्भया के मामले में पूरी दिल्ली उमड़ पड़ी, देश उबल गया। शायद बिल्किस के मामले में इस सवाल का जवाब मिल रहा है कि निर्भया के मामले में दिल्ली उमड़ पड़ी थी या कुछ और हुआ था। बिल्किस के समय लोगों की चुप्पी से निर्भया आंदोलन को खारिज करना बहुत गलत होगा। तब की जनता सही थी जो रायसीना हिल्स तक पहुंच गई। किसी भी समाज को बलात्कार की घटना पर आगे आना ही चाहिए, खासकर ऐसे कंट्री में जहां नारी को देवी के रूप में प्रे किया जाता है, पूजा की जाती है। उस समय बहुत से लोग जो ये मानते थे कि गलत हुआ है और अब इस पर रोक लगनी चाहिए, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, सरकार से सवाल किया, पुलिस की लाठियों का सामना किया, पानी की बौछारें झेली। सरकार ने भी जनता की भावनाओं का सम्मान किया। जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई कि कानून में क्या सुधार किए जाएं ताकि बलात्कार की मानसिकता में बदलाव आए, अपराधियों में डर बैठे। कम समय में जस्टिस वर्मा की कमेटी ने रिपोर्ट दी और कानून में संशोधन किए गए। इस प्रक्रिया में बेशक खामियां होंगी, लेकिन आप रायसीना हिल्स तक पहुंचकर प्रदर्शन करने वाले समाज के आंदोलन को नकार नहीं सकते। उन्होंने बलात्कार के मामलों में पीड़िता की मदद के लिए निर्भया फंड हासिल किया। इसके बाद कितनी ही महिलाएं आगे आई और उन्होंने मुकदमा दायर किया। सामाजिक लज्जा का फर्जी बंधन टूट गया। एक उम्मीद पैदा हुई कि ऐसे मामलों में कार्रवाई हो सकती है। निर्भया आंदोलन को खारिज करना ठीक नहीं रहेगा। निर्भया के समय इस देश में गोदी मीडिया नहीं था जो पीड़िता और उसकी मां को अकेला छोड़कर सरकार की सेवा कर रहा था और ऐसे मुद्दे लाने की फिराक में था कि निर्भया की चर्चा पीछे चली जाए। तब पत्रकारिता हुआ करती थी, इसलिए निर्भया की घटना से जुड़ी हर सूचना, हर खबर चैनलों पर चला करती थी। सभी चैनलों पर एक साथ अनेक कार्यक्रम हुआ करते थे। जनता देख रही थी कि पत्रकार सरकार की जूती नहीं उठा रहे, बल्कि पीड़िता के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया के हर एंकर ने, उनके मालिकों ने यह तस्वीर तो देखी है कि बिल्किस के साथ बलात्कार करने वाले, उसकी बच्ची को पटक कर मार देने वाले इन दोषियों का स्वागत फूल मालाओं से हो रहा है। अब गोदी मीडिया निर्भया के समय की तरह प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल नहीं करता है, बल्कि जनता को चुप करा देता है, उसका ध्यान भटकाने के लिए मुद्दे बदल देता है। यह फर्क आया है निर्भया आंदोलन से लेकर अब तक में। एक फर्क और है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, रिटायर्ड अंकिल, एनआरआई अंकिल और हाउसिंग सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप तब नहीं था, अब है। अब सच्चाई कुछ भी हो, इससे जुड़े लोग यकीन उसी में करते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड के जरिए आता है। इनका काम है सवाल करने वालों को चुप करा देना या ऐसा माहौल बना देना कि हाउसिंग सोसाइटी के भीतर कुछ लोग सवाल करने की हिम्मत ना कर पाए।
ये निर्भया के समय नहीं था। जनता जनता हुआ करती थी, ना कि व्हाट्सएप ग्रुप और गोदी मीडिया की गुलाम हुआ करती थी। तीसरा, बल्कि पहला यही होना चाहिए था, एक बड़ा बदलाव और आया है। 2014 के बाद बलात्कार के आरोप में पीड़िता के साथ धर्म के आधार पर खड़े होने की राजनीति आई है। इस संदर्भ में कई मामले हैं, लेकिन आप जनवरी 2018 में जम्मू के कठुआ रेप केस की बात कर सकते हैं। इसने एक बड़ी रेखा खींच दी। 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर उसे पत्थर से मारकर हत्या करने वाले सभी आरोपी हिंदू थे। इसलिए हिंदू एकता मंच ने आरोपियों के पक्ष में तिरंगा लेकर यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में उसी पार्टी के 2 मंत्री शामिल हुए जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता ने इस बार घर घर तिरंगा यात्रा का नारा दिया। महबूबा मुफ्ती सरकार में बीजेपी के 2 मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा और चौधरी लाल सिंह इस तिरंगा यात्रा में शामिल होते। अब सवाल उठने लगे, तब जाकर दोनों मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दिया। लोग भूल गए कि 8 साल की बच्ची का बलात्कार मंदिर में किया गया था, जहां उसे नशे की गोली दी गई, जहां मंदिर के पुजारी सांझी राम ने उस 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। उसका भांजा उसमें शामिल हुआ। पुलिस को भी पहले से पता था, बल्कि पुलिस के अधिकारी पर आरोप लगा कि उसने पुजारी सांझी राम को नशे की गोली के बारे में जानकारी दी। सबूत मिटाए पुलिस वालों को भी सजा हुई। यह घटना हिंदू बनाम मुसलमान में बदल दी गई। इसमें से 8 साल की वो बच्ची गायब कर दी जाती है जिसका पुजारी ने मंदिर में बलात्कार किया और उसे मार दिया। जब इस मामले की चार्जशीट तैयार हुई तब वकीलों ने भी पेश होने से रोकने की कोशिश की। लोगों में धर्म का नशा छा गया था। निर्भया के नाम से निर्भय हो चुके लोग अब बेशर्म हो चुके थे, आज तक बेशर्म हैं। जून 2019 में पठानकोट के जिला सत्र न्यायाधीश तेजिंदर सिंह ने इस मामले में 6 आरोपियों को बलात्कार और हत्या के मामले में कई साल की सजा सुनाई। उसके बाद से हर दूसरे केस में यही होने लगा। जब आरोपी मुसलमान है तब मुद्दा बन जाता है और चुप रहने वालों को गाली दी जाती है, फांसी की मांग होने लगती है। बलात्कार के मामले में हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्रूर हो चुकी है। इस राजनीति में पीड़िता के इंसाफ के लिए कोई जगह नहीं बची है। राजनीति को अपनी सांप्रदायिक सनक का सम्मान चाहिए, मिल रहा है। भीड़ की यह सनक हैदराबाद में दूसरा मोड़ लेती है। बलात्कार और हत्या के मामले में एनकाउंटर करने वाली पुलिस पर फूल बरसाने लगती है। बाद में वो एनकाउंटर ही फर्जी निकल जाता है। इसलिए यह समाज बिल्किस के समय नहीं बोल पा रहा है। इसने कई सारे अपराधों का साथ दिया है। अब यह दूसरों के इंसाफ की लड़ाई लड़ने लायक नहीं बचा है। अगर आप इतना ही समझ लें और याद रखें कि कठुआ बलात्कार कांड में बलात्कार के आरोपियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली गई, तब आप इससे हताश होकर बार बार निर्भया आंदोलन को खारिज नहीं करेंगे। ऐसा करना निर्भया के साथ नाइंसाफी होगी। निर्भया की मां ने बिल्किस के केस में भी कहा है कि बलात्कारियों को बाहर घूमते देख उनका खून खौलता है। एक बात और, कठुआ की बच्ची को कानून से इंसाफ मिल गया, मगर क्या उस समाज से भी इंसाफ मिला जो हत्या और बलात्कार के आरोपियों के पक्ष में तिरंगा लेकर निकला था? इसका जवाब आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में पूछकर देखिए, आजमा लीजिए मेरी बात को। लेकिन इस केस में देख सकते हैं कि बलात्कार और हत्या के आरोपियों को कितना सम्मान मिला है। जाहिर है बिल्किस को समाज से इंसाफ नहीं मिला, वरना इनके गले में माला नहीं पहनाई जाती। कठुआ के समय प्रधानमंत्री मोदी ने घटना की निंदा की थी। 13 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट किया कि जिस तरह की घटनाएं हमने बीते दिनों में देखी हैं वो सामाजिक न्याय की अवधारणा को चुनौती देती हैं। पिछले 2 दिनों से जो घटनाएं चर्चा में है वो निश्चित रूप से किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। उस समय का बयान प्रधानमंत्री का आप सुन सकते हैं। लेकिन जिस तरह की घटनाएं हमने बीते दिनों में देखी है वो सामाजिक न्याय की अवधारणा को चुनौती देती है। पिछले 2 दिन से जो घटनाएं चर्चा में हैं वो निश्चित रूप से किसी भी सभ्य समाज के लिए शोभा नहीं देती है, ये शर्मनाक है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने अपनी जिंदगी इस देश के भविष्य के लिए बलिदान कर दी, ये उनके बलिदान का अपमान है। एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में हम सब
इसके लिए शर्मसार है। देश के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में होने वाली ऐसी वारदातें हमारी मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देती है। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई अपराधी बचेगा नहीं, न्याय होगा और पूरा होगा। उन बेटियों के साथ जो जुल्म हुआ है, उन बेटियों को न्याय मिल के रहेगा। तो उस समय प्रधानमंत्री का इतना कहना भी काफी था, क्योंकि बीजेपी के दो मंत्री बलात्कार के आरोपियों के पक्ष में तिरंगा रैली में शामिल हो गए थे। दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। तब तो आलोचना का इतना असर भी हुआ। बिल्किस के साथ बलात्कार और उसकी बेटी की हत्या के मामले में दोषियों को माला पहनाया जा रहा है। आलोचनाएं हो रही हैं, फिर भी प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, गृह मंत्री नहीं बोल रहे हैं, जबकि ये उनके ही गृह राज्य का मामला है। और एक सवाल हम सबसे है, मीडिया से है, इस समाज से है, हम सब तमाम विपक्षी दलों से है कि जिस निर्भया के प्रकरण में पूरा समाज एक आवाज में मांग कर रहा था कि एक कठोर सजा दी जाए बलात्कारियों को, आज चुप्पी क्यों है? मीडिया में वो चुप्पी क्यों है? बाकी विपक्षी दलों में वो चुप्पी क्यों है? समाज में वो चुप्पी क्यों है? अगर इस सवाल का जवाब हम लोगों ने आज नहीं मांगा एक दूसरे से, तो हमारा समाज बहुत तेज गति के साथ सड़ना शुरू कर चुका है और उसकी बदबू पूरे विश्व में फैलेगी। उसको रोकना जरूरी है। कठुआ बलात्कार कांड में आप पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस तेजिंदर सिंह ढींडसा और जस्टिस विनोद एस भारद्वाज का जजमेंट पढ़िएगा। इसलिए अब आपको हैरान नहीं होना चाहिए कि बिल्किस की बेटी की हत्या करने वाले, बिल्किस की मां की हत्या करने वाले दोषी जब रिहा हुए तो समाज चुप हो गया और कुछ लोग माला पहनाने चले गए। यह समाज बदल गया है। ठीक है कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति पर टिप्पणी की तो महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी को बहुत गुस्सा आया। अधीर रंजन चौधरी ने लिखित रूप से माफी मांग ली। बिल्किस के बलात्कार के मामले में सजा पाए दोषियों को रिहा किया गया है, माला पहनाया गया है। स्मृति ईरानी को गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा आता है तो केवल गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को, जिन्हें एक किसान नेता 2 कौड़ी का नजर आने लगा है। आप अपने आप को इन सब से बचाकर रखिए। इस वक्त को बदलने दीजिए अगर यह वक्त बदलता है। आप जैसे हैं बने रहिए। ब्रेक ले लीजिए। दिल्ली सरकार के आबकारी नीति के मामले में चल रही सीबीआई जांच के बाद दिल्ली के आबकारी आयुक्त और उपायुक्त को गृह मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है। वहीं आबकारी नीति में कथित अनियमितता के आरोपों की आंच अब मनीष सिसोदिया से लेकर कर्नाटक मुख्यमंत्री की बेटी पर भी आ रही है। देखिए रविश रंजन शुक्ला की एक रिपोर्ट। दिल्ली में आबकारी नीति में कथित गड़बड़ी को लेकर अब तक 11 अधिकारियों पर जांच चल रही है। इन लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी का लगातार ये कहना है कि आबकारी नीति में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है और ये अब तक की सबसे अच्छी नीति है। इनकी मंशा एक्चुअली घोटाले पे बात करना है ही नहीं। इसमें कुछ नहीं है। कभी कहते हैं जी 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 1100 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 30 करोड़ का घोटाला हो गया। अभी एफआईआर की तो बोले 2 कंपनियों के बीच में 1 करोड़ का लेन देन हुआ, वही घोटाला है। तो मेरा ये कहना है ये सब इधर उधर की बातें। सोमवार को सांसद प्रवेश वर्मा ने तेलंगाना मुख्यमंत्री की बेटी कविता पर भी कथित शराब माफियाओं से मिले होने का आरोप लगाया था। सबके तार दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं, दिल्ली की शराब पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। अब उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, चाहे वो किसी भी राज्य के थे, किसी भी पॉलिटिकल फैमिली के थे या कहीं के भी कोई भी शराब माफिया थे, जितने भी लोग उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व थे, मीटिंग में इन्वॉल्व थे, सारे पैसे को ट्रांसफर करने में इन्वॉल्व थे, तो वो चाहे कोई भी वो नहीं बच पाएंगे। ऑनरेबल केसीआर गारू। सीएम केसीआर हमेशा से बीजेपी की पॉलिसी के खिलाफ बोलते आए हैं।
हम सबको लगता है कि सीएम ने बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं उससे परेशान होकर बीजेपी हमारे परिवार की छवि खराब कर रही है। मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हम सभी योद्धा हैं और हमने तेलंगाना के लिए लड़ाई लड़ी है। हम प्रदेश के लिए और प्रदेश के लोगों के लिए सड़कों पर उतरे थे। अगर आज ये आरोप लगाकर हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। We fought for तेलंगाना। लेकिन इस मुद्दे पर मंगलवार को प्रवेश वर्मा सवालों से बचते नजर आए। उन सवालों का बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने गोलमोल जवाब दिया। जिस प्रकार के आरोप है उनके बारे में एजेंसीज सक्षम है ये तथ्य की गहराई तक पहुंचने के लिए। लेकिन मंगलवार को बीजेपी ने नए सिरे से आबकारी नीति पर कुछ नए सवाल खड़े किए। मसलन बड़ी कंपनियों को कैसे शराब के वितरण, उत्पादन और बेचने का लाइसेंस मिला। L1 का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% क्यों किया गया। दिल्ली में शराब जब ज्यादा बिकी तो फिर टैक्स से होने वाली आय घटी क्यों। जो पुरानी पॉलिसी में एक साल में 7,800 करोड़ की शराब एक साल में बिकती थी, इन्होंने 7 महीने में 10,000 करोड़ की शराब बिकी है दिल्ली में 7 महीने में। तो सरकार को पिछले साल की तुलना से एक्साइज में कितना लॉस हुआ है और आपको रेवेन्यू में कितना लॉस हुआ है, इस बात का मनीष सिसोदिया उत्तर दे दें। क्योंकि शराब तो ज्यादा बिक रही है, शराब कम नहीं बिक रही, मगर सरकार को जितना रेवेन्यू आना चाहिए था, जितना पैसा आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा। तो वो पैसा कहां जा रहा है, इस बात का जवाब दें। मुद्दा शराब नीति नहीं है, मुद्दा है केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता। कैसे 3 बार दिल्ली जीत गए, कैसे पंजाब में प्रचंड बहुमत आ गया, कैसे गुजरात में लोकप्रियता बढ़ रही है, कैसे पूरे देश में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का मिशन सफलतापूर्वक चल रहा है। इस केजरीवाल को रोको, मोदी जी की कोशिश ये है। इन सब राजनीतिक घमासान के बीच दिल्ली लिकर एसोसिएशन ने भी अदालत में नई आबकारी नीति को चुनौती दे रखी है। खैर, सरकार इस नीति को सबसे बेहतर और विपक्ष इसे अब तक की सबसे खराब नीति बता रहा है। खुद दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नई आबकारी नीति में टेंडर और रिजर्व एनुअल फीस में जो संशोधन किए गए उसकी मंजूरी ना तो कैबिनेट से ली गई और ना ही उपराज्यपाल कार्यालय से। इसी के चलते लग ये रहा है कि ये मामला अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर नीतिगत खामियों की ओर भी इशारा कर रहा है। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।